सबको नमस्कार। श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, इतिहास की अनवरत क्लास में आज का जो विषय है वो है गुप्त काल, जो भारत के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अध्ययन कर रहे थे उसका नाम है प्रमुख शासक। प्रमुख शासक में जो चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन इस काल के प्रमुख शासक हुए हैं, उसमें सबसे पहले आपको बता दिया था कौन था, श्रीगुप्त। उसके बाद कौन आया, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद जो चर्चा में आया वो है समुद्रगुप्त। और उसके बाद जो चर्चा कर रहे थे वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसकी उपाधि है दोस्तों विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य की हम चर्चा कर रहे थे कि इसने उपाधि कैसे धारण करी और किस प्रकार जो है इसने जो है शकों को पराजित किया, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो साथियों, आज प्रमुख शासकों के अंतर्गत जो गुप्त काल के जो शासक हैं उसके अंतर्गत मैं ले रहा हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे आप कह रहे हो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय का विशेष नाम आएगा विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण करी वो कब करी, कैसे करी, उसके बारे में देखते हैं कि जब इसने अपनी बेटी के पति उसका रुद्रसेन तृतीय का जब वध कर दिया गया शकों के द्वारा, तब उन शकों के उन्मूलन हेतु ये अपनी राजधानी से वाकाटक क्षेत्र में पहुंचा। और वाकाटक में जब बात आती है तब वहां से आते जाते मालवा से होकर गुजरा। और मालवा का जो एक प्राचीन शासक हुआ था जिसका नाम था दोस्तों विक्रमादित्य, वो विक्रमादित्य जिसका विक्रमादित्य और बेताल नाम की बहुत सारी कहानियां, नाटक, प्रसंग प्रचलित हैं। इस प्रकार उस मालवा के शासक ने यहाँ पर एक संवत जारी कर रखा था, उसका नाम था मालवा संवत। उस मालवा संवत भी एक्यूरेसी, अपने टाइम पीरियड और अपने गणना के आधार पर एक्यूरेसी रखता था। इस कारण इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस राजा के माध्यम से अपनी उपाधि धारण कर ली और इसे मालवा संवत उसने विक्रम संवत बना दिया, जो आपका हिंदी कैलेंडर, हिंदी संवत कहलाता है। इसी के साथ अब जो बात बताने वाला हूँ साथियों वो ये है कि इस विक्रमादित्य के द्वारा और क्या कार्य किए गए महत्वपूर्ण, उनकी चर्चा करेंगे। यह आपको पता है कि यहाँ पर जो है अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता को शासक बना दिया था। और प्रभावती गुप्ता ने यहाँ पर एक ताम्रपत्र अभिलेख लिखवाया जो पूना से प्राप्त हुआ, जिसे पूना ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। अब पूना ताम्रपत्र अभिलेख गुप्त काल का है। ये प्रभावती गुप्ता ने बनाया जो इसकी पुत्री थी, और ये उस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात बताता है। अब बात करें हम कि इसने जब शकों को पराजित कर लिया तो कौन सी उपाधि धारण करी थी, शकारी की उपाधि धारण कर ली थी। एक दूसरी उपाधि कौन सी हो गई, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। अब पूरा भारत का पूरा साम्राज्य निष्कंटक हो गया। तो इस साम्राज्य की उन्नति के लिए इसने जो है हर संभव प्रयास किए। उसमें से अपनी राजकीय सहायता से विद्वानों की मंडली अपने दरबार में नियुक्त की। विद्वानों की मंडली में बात आती है कि अपने देश के चुनिंदा जितने भी शासक थे, विद्वान थे, उन विद्वानों को अपने दरबार में स्थान दिया। और अपने दरबार में स्थान देने के बाद इस विक्रमादित्य ने उन जो भी अपने क्षेत्र में लोग थे या अपने राज दरबार में थे, उनको राजकीय सहायता देकर अपने क्षेत्र में उन्नति करने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसी कारण इसमें धार्मिक, साहित्यिक, संगीत, कला, स्थापत्य कला, मुद्रा कला, मंदिर निर्माण कला या ज्योतिष, विज्ञान, गणित, हर एक क्षेत्र में समुद्रगुप्त की अपेक्षा भी इस काल में ज्यादा उन्नति हुई। अब ज्यादा उन्नति होने के कारण ही इसको वास्तविक स्वर्ण काल का जो संज्ञा दी गई है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा के काल को कहा जाता है। अब इसके समय में जो विक्रमादित्य के दरबार में मुख्य चुनिंदा देश के 9 विद्वान नियुक्त किए गए, उसे उन्हें नवग्रह कहा गया। ये 9 विद्वान, 9 ग्रह
जो विद्वान नियुक्त किए गए, ये नवग्रह या नौ विद्वानों की मंडली की परंपरा जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित की। अब उन 9 विद्वान जो थे उनमें जो सब प्रमुख जो था, उन 9 में सबसे प्रमुख कौन था? कालिदास। अब इस कालिदास के बारे में बात आ गई है, तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि नवग्रह या जैसे आप नवरत्न कहते हैं, नव विद्वान कह सकते हैं, ये नवरत्न जैसे आपको अकबर पढ़ते हैं, तो अकबर के समय में ही नहीं, ये हमारे प्राचीन काल की परंपरा रही है कि इस नवरत्न या नवग्रह या नव विद्वान रखने की परंपरा इसने कायम की। उनमें सर्वप्रमुख प्रथम जो था कालिदास कहा जाता है। कालिदास के बारे में प्रश्न आ सकता है कि ये किस का विशेषज्ञ था? तो ये संस्कृत भाषा का विशेषज्ञ था। अब संस्कृत भाषा का विशेषज्ञ था, इसका मतलब है कि गुप्त काल में या गुप्त शासकों ने कौन सी भाषा को ज्यादा प्रसिद्ध दिया? तो संस्कृत। या ये आपको कहे कि गुप्त काल में कौन सी भाषा सर्वाधिक जो है प्रचलित हुई या पॉपुलर हुई, तो वो कौन सी थी? संस्कृत। अब संस्कृत का जो विद्वान था वो कौन था? कालिदास। और इसकी जो रचनाएं हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। इसकी जो कालिदास की जो रचनाएं हैं वो कितनी है साथियों? इसकी 7 रचनाएं आपसे पूछी जाती है। कालिदास की 7 रचनाएं जो संस्कृत में लिखी गई है वो आपसे हमेशा पूछी जाती है कि कौन कौन सी रचना है वो आपसे पूछे, तो उसमें आता है दोस्तों, अलग अलग प्रकार से बताता हूं मैं कि कालिदास की संस्कृत में ही सभी रचनाएं लिखी गई। सबसे पहले तो आते हैं नाटक। नाटक में नाम लूं तो मैं जो कृति बताई गई है नाटक की वो आती है, 3 नाटक आते हैं। और 3 नाटक कौन कौन से हैं? एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा नाटक आता है जो इसके बारे में बताया विक्रमोर्वशीय, और तीसरा नाटक जो आता है वो है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, ये 3 नाटक हो गए। अब उसके बाद आते हैं कि इस कालिदास के द्वारा जो है 2 क्या लिखे गए? महाकाव्य। 2 महाकाव्य की बात आती है, तो कौन कौन से महाकाव्य हैं? उन 2 महाकाव्य के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। पहला जो महाकाव्य आता है वो है रघुवंश। ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा लिखा गया। इसी प्रकार जो है इसके द्वारा आता है कुमार संभव। कुमार संभव। इसके बाद ये 2 महाकाव्य हो गए, 3 नाटक हो गए। अब 2 जो है आपके दोस्तों खंड काव्य हैं। अब खंड काव्य जो आते हैं उन खंड काव्यों की भी चर्चा आती है। वो खंड काव्य कौन कौन से हैं? खंड काव्य। और खंड काव्य कितने बताए गए? 2। उसमें जो पहला है वो खंड काव्य कौन सा है दोस्तों? मेघदूत। मेघदूत। और एक जो दूसरा जो है वो है दोस्तों ऋतुसंहार। विक्रमादित्य के समय नवरत्न में पहला विद्वान जो है कालिदास है। इसकी 7 रचनाएं हैं। 7 रचनाएं संस्कृत में है, जिसमें 3 नाटक, एक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्र, 3 नाटक हैं। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव लिखे, और 2 खंडकाव्य लिखे हैं जिसमें मेघदूत और ऋतुसंहार लिखे गए। ये 7 रचनाएं कालिदास की रचित है। अब इसके दरबार में और कौन थे या इसके तात्कालिक समय में जो विद्वानों की चर्चा आती है, तो उसमें मैं और बता देता हूं, जिसके द्वारा इन विद्वानों की बातें कभी भी आपसे पूछे इतिहास में तो उसमें आप बता सकते हैं दोस्तों। एक आता दूसरा जिसमें आता है वराह मिहिर। वराह मिहिर वराह मिहिर जो थे वो किसके विद्वान थे? वो जो थे दोस्तों एक तो खगोल और गणित के विशेषज्ञ थे। खगोल और गणित के विशेषज्ञ होने के कारण इनका जो निवास बताया गया है वो है दोस्तों कहां पर? उज्जैन के आसपास।
उज्जैन में इनके द्वारा जो है एक वेदशाला का निर्माण किया गया। इनकी जो स्थापना है वो स्थापना महत्वपूर्ण क्या है? वेदशाला। साथियों, जो हमारे ग्रह नक्षत्र आकाशीय जो गणना कर सकते हैं उसमें उनकी ग्रह नक्षत्र की स्थिति धरती पर बनाने के लिए बनाई गई जो प्रयोगशाला है वो वेदशाला कहते थे। इसमें जो है ग्रह नक्षत्र की विशेष दिशाओं का वर्णन कर सकते हैं। ये उज्जैन के विशेष वरामिहिर के द्वारा स्थापित है। अब बात करता हूँ तीसरा, अगला जो विद्वान है उस विद्वान की बात करूं, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जो है निवास, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वो राजस्थान है। और राजस्थान में भी कहां पर? भीनमाल में। भीनमाल में राजस्थान के पहाड़ी या सिरोही क्षेत्र में भीनमाल जालोर के क्षेत्र में निवास करते थे। और यहाँ पर इनका जो पुस्तक या रचना जो बताई गई है वो कौन से है दोस्तों? ब्रह्म सिद्धांतिका। ब्रह्म सिद्धांतिका इसकी पुस्तक, इनकी पुस्तक लिखी गई। और इसमें जो वर्णन आया या विशेषज्ञ होते हैं वो आता है दोस्तों ज्योतिष का। ये ज्योतिष के विशेषज्ञ थे और इन्होंने जो है जो क्या नाम, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या जो इनकी पृथ्वी के घूमने की घूर्णन स्थिति, इनका वर्णन जो है सटीक रूप से इन्होंने बताया था ब्रह्मगुप्त ने। एक विद्वान और बता रहा हूँ जो इस काल का विशेषज्ञ था खास, वो है दोस्तों कौन सा? आर्यभट्ट, जिसकी काफी चर्चा होती है। वो चौथा विद्वान जो इसके समय का था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट दोस्तों ये पटना के पास के निवासी थे। कुसुमपुर जिस गांव का नाम है, इस कुसुमपुर के निवासी आर्यभट्ट, इन्होंने लगभग 5वीं सदी में या गुप्त काल में इनके द्वारा ये विशेषज्ञ जो बताए जाते हैं वो थे गणित के। ये गणित के विशेषज्ञ थे, लेकिन इन्होंने जो है खगोल के बारे में भी काफी विस्तार से चर्चाएं की थी। इनके द्वारा जो रचना लिखी गई या जो पुस्तक बनाई गई वो है दोस्तों आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम ये गणित के ऊपर लिखी गई रचना है। और इसमें जो इनकी जो आर्यभट्टी का पुस्तक में जो बातें कही गई है, इनमें जो जानकारी दी गई है वो विश्व में सबसे पहले है। एक तो आपका दशमलव पद्धति, दूसरा इसमें उन्होंने जो है अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, इनके द्वारा भी जो है पृथ्वी की जो है सौरमंडल, जो सौर मंडल के बारे में बताया गया कि पृथ्वी जो है सौर मंडल का केंद्र न होकर सौर मंडल का केंद्र कौन है? सूर्य है, ये बारे में बताया। एक जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का अनुमानित मान बताया। एक विशेषकर इन्होंने जो है पाई का मान, जिसे आप कहते हो पाई का मान भी इन्होंने जो बताया था वो 22/7 कहते हो या 3.14 भाग जो कहते हो, वो पाई का मान भी जो है आर्यभट्ट के द्वारा अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताई गई थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध की बात है, विक्रमादित्य के संबंध की बात है। इसकी जानकारी के संबंध में और चर्चा जो आती है वो मैं उल्लेख करने जा रहा हूं दोस्तों। इस चंद्रगुप्त के समय जो है एक आता है आपकी धातु कला और दूसरा आता है रसायन कला। अब धातु कला और रसायन कला का जो प्रमाण है वो प्रमाण किसके बारे में मिलता है? एक जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा स्थापित है उसका नाम है महरौली स्तंभ। महरौली लौह स्तंभ है। इस महरौली स्तंभ की स्थापना वर्तमान दिल्ली में है और वर्तमान दिल्ली में जो है इन चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाए गए, जिसमें उसकी वर्णन जो मिलता है उसकी विजय का उल्लेख भी करता है। इसकी मुख्य जानकारी का स्रोत है, जैसे समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत कौन सा है? इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति है। इसी प्रकार इसकी जानकारी का स्रोत जो है वो महरौली लौह स्तंभ है।
महरौली लोह स्तंभ जो बनाए गए हैं, स्थापित किया गया है, वो धातु गलाकर एक ही धातु का पिघलाकर ढाला गया लोहा का स्तंभ है। उसकी कला के बारे में कहता है कि इसमें लेख तो है, अभिलेख तो है, लेकिन इसकी जो है चमक अभी भी वैसी बनी हुई है कि इतनी वर्षों बीत जाने के बाद भी कितनी धूप, वर्षा और खुले आसमान में होते हुए भी किसी प्रकार की चमक को नहीं खोया या जंग नहीं लगा है। ऐसी विशेषज्ञता वाला जो लोह स्तंभ है वो कौन सा है? महरौली का लोह स्तंभ, जो इसकी धातु कला और रसायन कला का प्रमाण है। इसके ऊपर जो लेपन किया गया वो विशेषज्ञता है, या उसको जो ढाला गया है धातु के द्वारा वो उसकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। तो बिल्कुल ये जो प्रश्न है कई बार जो है पूछने की अपेक्षा रहती है कि महरौली लोह स्तंभ कहाँ पर है, या ये होता है कि किसके द्वारा स्थापित किया गया है, किसका वर्णन बताता है, ये सारी जानकारी आपको कराई गई दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जो बात आती है, संवत वाली जो मैंने बात बता दी थी कि उसने जो है गुप्त संवत जो 319 ईस्वी से चला था उसको बदलकर उसने कौन सा बना दिया? विक्रम संवत बना दिया है। इसी प्रकार अपने शासन काल में उसने इतना साम्राज्य को इतना विकसित कर लिया कि दुनिया की निगाह भारत की ओर थी। सोने की चिड़िया कहलाता था। व्यापारिक जो आंतरिक और बाह्य व्यापार भी समुन्नत था। प्राकृतिक रूप से भी संपदाएं जो है काफी मात्रा में, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। इसने द्वारा जो है कई सिक्के भी चलाए गए। इसने चांदी और सोने दोनों के सिक्के चलाए। चांदी और सोने के सिक्के चलाने का आशय यह है कि इसकी लक्ष्मी, इसके काल की लक्ष्मी काफी धन धन्य थी, समृद्ध थी। इसी के आधार पर ये कह सकते हैं कि इसके काल में किसी पर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें कि विकास न हुआ हो। इसलिए वास्तविक स्वर्णकाल चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को कहा जाता है। आगे चले दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो समाप्त होता है वो बताया गया है दोस्तों 414 ईस्वी में। इसकी जो मृत्यु का समय लगभग जो बताए गए हैं वो कब का है? 414 ईस्वी। अब 414 ईस्वी में इसका उत्तराधिकारी कौन बना, और वो उत्तराधिकारी जो है आगे गुप्त वंश का जो है शासक कहलाता है। और वो जो शासक आगे आएगा उस शासक ने क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो शासक आता है उसका नाम है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम या इसे महेंद्रादित्य भी कहते हैं। दोस्तों ये दो शासक ऐसे हैं जिनको उपाधि के नाम से प्रश्न पूछते हैं। एक कौन सा? जो कि इससे पहले था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, और इसे कुमारगुप्त को जो है महेंद्रादित्य प्रथम कहते हैं। अब ये महेंद्रादित्य है, इसका शासन काल कितना है? 414 एडी से लेकर 455 ईस्वी तक। अब इसके दोनों समय में महत्वपूर्ण घटना क्या क्या घटी है? ये शासक बना या राज्यारोहण या इसका राज्याभिषेक हुआ, उस समय उत्तराधिकार में सबसे बड़ा साम्राज्य भारत का और समृद्धशाली साम्राज्य मिला। ये इससे पूर्व के जो शासक थे, चाहे समुद्रगुप्त कह दो चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय कह दो, इतना प्रबल प्रभावशाली व्यक्तित्व में नहीं था। लेकिन उसने जो उत्तराधिकार में जो साम्राज्य पाया था उसको इसने बचाने का भरसक प्रयास किया है। लेकिन इसके काल की प्रमुख घटनाएं क्या है, क्या प्रश्न आता है, वो जानकारी देते हैं। इस कुमारगुप्त के बारे में जो आता है, ये सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी तो ये है कि इसने सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए हैं। अभिलेख लिखवाने में सबसे आगे कौन था गुप्त काल में? तो वो किसका आता है? कुमारगुप्त का। एक दूसरी इसकी जो बात आती है वो क्या है? इसी काल में या गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के चलाने वाला भी कौन शासक है? तो कुमारगुप्त प्रथम। अब है कि सर्वाधिक अभिलेख में इसने जो है बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं, लेकिन इसकी जानकारी का स्रोत कौन सा अभिलेख है? तो वो आता है दोस्तों एरण अभिलेख, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। एरण अभिलेख जो मंदसौर मालवा के क्षेत्र में स्थापित है, इससे इनकी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में। सर्वाधिक अभिलेख इसने लिखवाए हैं। अब बात करता हूं मैं सिक्के की। जो सिक्के की जो जानकारी आती है वो इसके बारे में जो है थोड़ा और विस्तार से देता है। सिक्के के बारे में इसने भी कई प्रकार के सिक्के, डिजाइन, मॉड्यूल और इसके बारे में बदल कर इसने बनाए हैं। अब सिक्के की बात करूं
तो सर्वाधिक सिक्के चलाने वाला भी कौन है? कुमारगुप्त। सर्वाधिक बता दिया। चांदी सोने के दोनों प्रकार के थे, ज्यादातर इसने चांदी के सिक्के ज्यादा काम में लिए हैं। एक, अब यहां से प्रश्न जो बनता है वो बता देता हूं। इनके सिक्कों पर जो राजकीय चिन्ह था, सिक्कों पर राजकीय चिन्ह जो था वो पहले जो चला आ रहा था वो था दोस्तों गरुड़। अब इसने जो है गरुड़ के स्थान पर उसको बदलकर यहाँ पर जो है मयूर के चिन्ह बना दिए। मयूर का मतलब होता है मोर, और मोर या मयूर का चिन्ह बना देना, ये जो है गरुड़ जो है विष्णु का उपासक बताता है, और मयूर मोर जो है शिव का उपासक बताता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछना लाजमी है। क्या पूछाएगा? वो ये है कि क्या गुप्त काल जो पूर्व शासक थे वो विष्णु के उपासक थे, लेकिन इसमें जो है कुमारगुप्त जो है किसका? शिव का उपासक बन गया था। ये प्रामाणिक रूप से इस मयूर के अंकन से कह सकते हैं। मयूर मोर का अंकन इसके काल का प्रचलन है। एक ये जो है सिक्के ज्यादातर कहाँ से मिलते हैं? तो एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं। इस एरण अभिलेख के अलावा भी पूरे भारत में इसके जो है अभिलेख और सिक्के प्रचलित रूप से मिलते हैं। आगे चले। एक प्रश्न आता है कि गुप्तों का या गुप्त काल के जो सिक्के हैं, गुप्त काल के जो सिक्के थे उनका एक भंडारण मिला है। तो गुप्त कालीन एक सिक्कों का भंडार कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपसे सामान्य ज्ञान के रूप में पूछे वो है दोस्तों बयाना भरतपुर से। बयाना भरतपुर जो स्थान है वहां पर जो है गुप्त काल के जो कई शासक हैं, जिसमें आप एक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और ये जो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इन 5 शासकों के सिक्कों का भंडार जो है बयाना भरतपुर से प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये सिक्कों से जुड़ी हुई बात थी जो मैंने आपको बताई। इसमें जो है चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कुमारगुप्त के जीवन की अंतिम जो महत्वपूर्ण घटना है जो एक और बता देता हूँ, वो क्या है कि इसके काल में इसके जो कुमारगुप्त हैं, इस कुमारगुप्त का अंतिम जो शासन है वो कब तक है? 455 ईस्वी तक। अब इसके अंतिम समय में एक आक्रमण होता है, और वो आक्रमण किसका होता है? क्योंकि इसके आक्रमण ये क्या सिकंदर के आक्रमण, यवन आक्रमण है क्या? नहीं। इसके समय में यशकों का आक्रमण है क्या? नहीं है। इसके समय जो है दोस्तों एक आक्रमण होता है जो उसे कहते हैं पुष्यभूति आक्रमण। ये पुष्यभूति आक्रमण जो इसके समय होता है वो 455 ईस्वी के समय होता है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, यहाँ से इस क्षेत्र में आक्रमण होता है, और आक्रमण के दौरान ये जो शासक हैं यहाँ से बार बार जाकर उनका दमन करते थे, लेकिन उस दमन का जो निपटारा नहीं कर सकते। जब ये आक्रमण यहाँ पर होता है पुष्यभूति का, तब ये कि अंतिम रूप से जो समय था 455 ईस्वी में, इस समय कुमारगुप्त जो आक्रमण को निपटने के लिए जाता है। इसके साथ में इसका पुत्र भी होता है। उस पुत्र का नाम है दोस्तों कौन सा? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जब इसके साथ में जाता है तो अब यहाँ पर युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है ये कुमारगुप्त मारा जाता है। कब? 455 ईस्वी में। तो युद्ध भूमि में या रणभूमि में मारा जाने वाला गुप्त शासक कौन है? तो कुमारगुप्त है। या ये कह सकते हैं कि रणभूमि में राज्याभिषेक किसका होता है? तो राज्याभिषेक की अगर बात पूछे आपसे तो राज्याभिषेक किसका होगा? स्कंदगुप्त का। रणभूमि में होता। और स्कंदगुप्त जो है इन पुष्यभूति का जो आक्रमण को क्या कर देता है? समूल नाश कर देता और भारत से भगा देता। अब ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है आक्रमण किसके समय हुआ? कुमारगुप्त के समय। तो ये पुष्यभूति का आक्रमण जो है किसके समय का माना जाएगा? ये कुमारगुप्त के समय का माना जाएगा, न कि स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त के समय क्योंकि ये मारा जाता है तो राज्याभिषेक हो जाता है स्कंदगुप्त का, और स्कंदगुप्त के समय जो आक्रमण होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो अगला जो गुप्त शासक आएगा वो कौन है दोस्तों? स्कंदगुप्त।
अब इसका जो शासनकाल है वो 455 ईसा पूर्व, 400 एडी से ईसा पूर्व एडी 455 से लेकर 478 ईस्वी तक का इसका शासन। अब देखो दोस्तों कि 455 से 478 ईस्वी में अब एक और घटना जो मैं कुमार गुप्त की बोल गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। कुमार गुप्त के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना जो विशेषकर इम्पोर्टेंट है वो वापस एक बार बता देता हूँ जो स्मृति में आई है। वो है 450 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण स्थापना करता है जिसका नाम है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है? कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य। ये जरूर याद रखना दोस्तों, क्योंकि ऐसा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय गुप्तों ने स्थापित किया था। किस स्थान पर किया था? उस स्थान का नाम है दोस्तों पाटलिपुत्र, जो पटना है आधुनिक, उसके पास वाले गांव जिसका नाम था कुसुमपुर, जो अभी मैंने आर्यभट्ट का नाम बताया था, उसके गांव के आसपास इस कुसुमपुर गांव में इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। और इसके लिए जो है कई गांव राजस्व के रूप में दान देते हैं और इनकी रक्षा, उनके लिए आर्थिक भरण पोषण और इनके विकास की व्यवस्था बन सके। ये काम कराने वाला कौन था दोस्तों? कुमारगुप्त। अब इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वो थोड़ा सा और मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, फिर बाद में स्कंदगुप्त को लेते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपसे प्रश्न पूछे तो वो कौन कौन सा आपको ध्यान में रखना है? नालंदा विश्वविद्यालय, अब इसकी स्थापना आपको पता है कब हुई थी? 450 ईस्वी में। इसका संस्थापक जो है वो कौन है? वो संस्थापक आपने बता दिया कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त प्रथम। स्थान आपको पता ही है, कुसुमपुर या पटना या पाटलिपुत्र के पास में, यूपी में। अब याद आते हैं कि ये जो विश्व विख्यात हुआ था, इसका जो संरक्षण है, पहले संरक्षण के बारे में बता दूं कि संरक्षण किसकी ने दिया था। सबसे पहले तो इन्होंने गुप्त शासक हुए, जो इसके उत्तरवर्ती शासक हुए, और उसके बाद में जो है पाल शासक हुए। सबसे ज्यादा संरक्षण देने वाले कौन हुए? पाल शासक, जो इसके काल के बाद आएंगे, देवपाल या धर्मपाल। ये जो पाल शासक होंगे, ये धर्मपाल और देवपाल, जो इन शासकों के द्वारा इनको वास्तविक संरक्षण दे रहे। पाल शासकों ने इस यहाँ पर जो है महायान, कौन सा महायान? बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। बौद्ध धर्म का जो है संरक्षण और इसका केंद्र बनाया है। बौद्ध धर्म का पाल शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म यहाँ पर ज्यादा प्रचलित हुआ, जबकि ब्राह्मण और उसी के लिए आयुर्वेद और शिल्प कला के लिए जो विख्यात जो विश्वविद्यालय था वो था तक्षशिला। सबसे प्राचीन अगर पाए तो तक्षशिला, और अगर ये कहें कि गुप्तों के द्वारा 5वीं सदी में स्थापित किया गया तो वो कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म का महायान बौद्ध धर्म का जो केंद्र होने के कारण एक विशेषज्ञता यहाँ पर आती है, जो प्रश्न कई बार आया हुआ है। वो ये क्या है कि महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड, महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड जो है किसे कहा जाता है? महायान बौद्ध धर्म। वो कौन सा कहलाएगा दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि यहाँ महायान बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार था और वो ऑक्सफोर्ड जो विश्वविख्यात होने के कारण है। अब इस विश्वविद्यालय के अंदर की गतिविधियां क्या थी, जहां से प्रश्न आपको बनते हैं, वो मैं बताता हूं दोस्तों। कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में आंतरिक स्थिति की बात करें तो ये जो परिसर जो पाल शासकों के द्वारा जब प्रसिद्ध किया गया था, तो उस समय 7वीं 8वीं 9वीं या 1000वीं सदी में ये विश्वविख्यात था। चीन, तिब्बत और अन्य पश्चिमी देशों से लोग भी आकर यहाँ पर अध्ययन ज्ञापन करते थे, और उसका जो विशेष विवरण जो है वो देने वाला कौन था दोस्तों? वो चीनी यात्री हैनसांग था।
ये हेनसांग चीनी यात्री जो है दोस्तों, वो 7वीं सदी में भारत आया था, और 7वीं सदी में आया था तब का जो वर्णन आता है, उस वर्णन का मैं एक एक करके उल्लेख करना चाहूंगा कि क्या वर्णन बताता है कि ये जो परिसर है, परिसर का मतलब है कि ये जो परगना एरिया जो था, वो परिसर कितने भागों में फैला था? 6 भाग थे। 6 भाग या 6 महाविद्यालय कह सकते हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है बिहार 6 भागों में विभाजित है। यहाँ जो है प्रवेश परीक्षा होती थी। प्रवेश परीक्षा जो है द्वारपाल लेता था, इसलिए उस द्वारपाल को द्वार पंडित भी कहा जाता था। बिना जो है कुलपति या जो विशेष टीचर होते थे, वो द्वारपाल या द्वार पंडित बनकर उनकी जो परीक्षा लेते थे, तभी एडमिशन होता था। छात्र की संख्या जो है हेनसांग ने बताई है, वो 10,000 से अधिक है। और यहाँ पर जो शिक्षक गणों की संख्या जो बताई गई है, वो 1,000 से अधिक है। ये इतनी स्थिति बताई गई है। आगे जो शिक्षक, यहाँ का जो तात्कालिक जो कुलपति जो था, वो कौन था दोस्तों? शीलभद्र। हेनसांग के समय शीलभद्र जो है कुलपति बताया गया। हेनसांग के बारे में बात आती है तो हेनसांग यहाँ का खुद यहाँ का क्या था? छात्र रहा है, और बाद में ये यहाँ पर पढ़ाने भी लगा, तो ये शिक्षक भी बना है कुछ समय के लिए। तो छात्र और शिक्षक की भूमिका निभाने वाला कौन था? हेनसांग था। इतने छात्रों का वर्णन बताते हैं। अब जो बात आती है इसके इस विश्वविद्यालय के ग्रंथालय की, जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय का नाम क्या है दोस्तों? धर्मगंज। पुस्तकालय का नाम जरूर पूछते हैं। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था, उसका नाम क्या था? धर्मगंज था, जो 3 भागों में बटा था, रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। इसके 3 पार्ट है दोस्तों। एक का नाम है रत्न सागर, दूसरा है रत्नोदधि, और तीसरा जो आता है रत्न रंजक। ये इस धर्मगंज पुस्तकालय का नाम था दोस्तों। ये तीनों अलग अलग कक्ष थे और तीनों बहुमंजिला इमारतों से बने हुए थे। बहुमंजिला इमारतें जो बनी थी, इनमें जो है हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां बनी हुई थी। इन तीनों का जो नाम है वो है धर्मगंज, और इसमें अलग अलग इनका नाम था। अब इनमें जो है अलग अलग प्रकार के साहित्य रखे गए थे, हाथ से लिखे जो पांडुलिपि जो साहित्य थे वो रखे जाते थे। अब क्या होता है कि इतना विश्वविख्यात, इतना जो पूरे विश्वविख्यात होने के बावजूद भी क्या होता है कि जब हमारे भारत में मुस्लिम आक्रमण हो जाते हैं, तो उस समय जो है पहला जो मुस्लिम जो आक्रमण करता है गजनवी क्षेत्र से, वो महमूद गजनवी था। लेकिन महमूद गजनवी के नहीं, इसके उत्तराधिकारी जो आता है, उस उत्तराधिकारी का नाम है दोस्तों, वो है मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी जब भारत में आक्रमण करता है 12वीं सदी में, तब वो आता है, उसका एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। बख्तियार काकी ने जो है यहाँ पर 1198 ईस्वी में, कहीं कहीं 1203 ईस्वी भी लिखा है, 1198 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी या बख्तियार काकी खिलजी ने। तो यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में क्या लगा दी दोस्तों? आग लगा दी, और आग लगाने से कई भिक्षुक जो है जल के नष्ट हो गए। जो पूरा जो परिसर था, 6 महाविद्यालय का भाग था, वो पूरा नष्ट हो गया, और ये आग जो है इस पुस्तकालय में भी पहुंच गई थी। और ये जो इतना विशाल जो धर्मगंज जो विश्वविद्यालय ये था पुस्तकालय, इसकी पांडुलिपि में आग लगी थी, और ये आग लगने से ये विश्वविद्यालय क्या हो गया था? नष्ट हो गया था साथियों। अब बात आती है कि ये इसमें बताए जाते हैं कि यह अति रंजक बात हो चाहे कल्पना से बात हो, लेकिन ये बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में जो आग लगाई गई थी, आगे के कई वर्षों तक इस पुस्तकालय से धुआं उठता रहा,
इसका मतलब कि इतनी पुस्तकें थी कि वो आग कई वर्षों तक नष्ट नहीं हुई। तो ये सारी चर्चा जो थी वो किसके बारे में थी? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अपने चर्चा की। अब मैं बात कर रहा था कुमार गुप्त के बाद में जो शासक आता है वो कौन है दोस्तों? स्कंद गुप्त। 455 ईस्वी में इसका जो राज्याभिषेक होता है वो रणभूमि में होता है। और इसने जो है दमन किसका किया था? वो किया था पुष्यपुत्री का। पुष्यमित्र या पुष्यपुत्री का जो है, पुष्यमित्र जो आक्रमण करते हैं उन्हें पुष्यमित्र का आक्रमण करके उनका दमन कर देता है। अब बात आती है कि इसके समय की महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे जो पुष्यपुत्र या पुष्यपुत्री जो जाते थे उसका आक्रमण किसके में हुआ? कुमार गुप्त के समय। अब इसकी राजधानी जो है, इसके बारे में बात आती है, इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी हो जाने के बाद ये यहाँ पर अपने केंद्र में काबिज था। इसने जो है इसकी जानकारी का स्रोत जो है वो एमपी में यहाँ पर है। इसकी जानकारी का और वो भी स्रोत है एरन अभिलेख। इस अभिलेख से के द्वारा बहुत इसकी जानकारी मिलती है जो कि कुमारगुप्त की भी है और इसकी भी जानकारी देते हैं। इस एरन अभिलेख में बताया गया है कि इस क्षेत्र में दोस्तों जो है पुष्यमित्र या पुष्यपुत्री के बाद जो है एक नई जो बर्बर खानाबदोश जाति का आक्रमण हो जाता है। और वो जाति जो है दोस्तों को कौन है? ये मध्य एशिया से आकर यहाँ बसी हुई थी और यहाँ से इधर आक्रमण करने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी। तो जो है स्कंदगुप्त जो है अपनी सेना लेकर यहाँ जाता, वापस आता, सेना लेकर जाता, आता, ऐसे इनकी सैन्य शक्ति काफी कमजोर हो रही थी। तो हूणों का प्रभाव जो है इस इतने क्षेत्र में बढ़ गया और हूणों ने जो है इसको बार बार पराजित करना शुरू किया। तो स्कंदगुप्त का साम्राज्य सीमित हो गया। अब इसने क्या किया था? स्कंदगुप्त ने कि इतनी राजधानी दूर होती तो अपनी राजधानी को इसने मध्य राज्य के मध्य में बदल कर, राजधानी को बदल कर कहाँ बना दी थी? अयोध्या को बना दी गई। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजधानी परिवर्तन करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त ने एक तो जो है अयोध्या राजधानी बदली, एक इसके बारे में जानकारी होती, बार बार युद्ध करता है और बार बार युद्ध करने से क्या होता है दोस्तों? उसकी जो सेना, धन, अस्त्र सब कमजोर हो जाता है। अब इसे साम्राज्य सीमित हो जाने के कारण इसका जो धन है या इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो दोस्तों कमजोर हो जाती है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है तो क्या होता है कि इसने जो है सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर इसने जो है लेप तो सोने चांदी का बनाया, लेकिन उसमें जो है तांबे का मिश्रण भी कर दिया था। मूल रूप से तांबे या प्रोटीन के बताए जाते हैं वो सिक्के इसने चलाना शुरू कर दिए थे। अब यह कि तांबे के सिक्के जारी करता है तो क्या बात है, इसकी अर्थव्यवस्था और बढ़ के थी या कमजोर? तो ये कमजोर स्थिति में थी। इसके कारण है कि इतिहासकार एक संज्ञा के माध्यम से, एक अलंकार के माध्यम से कहते हैं कि हूणों के आक्रमण के कारण स्कंदगुप्त की लक्ष्मी खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि इसके तांबे के सिक्के ज्यादा वजनदार हो गए थे और उसमें जो है तांबे का मिश्रण ज्यादा सोने सिक्के का कम हो गया था। तो ये स्मिथ महोदय ने बताया है कि इसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। किसकी? स्कंदगुप्त की। वह लाजमी है, साम्राज्य सीमित हो गया, बार बार आक्रमण हो रहे हैं और पूरा समय जो है उसके प्रतिकार के लिए लग जाता है, तो ये स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। आगे हूणों ने इस स्थिति में क्या किया? हूणों की थोड़ी सी बात बता देता हूं जो प्रश्न आता है। ये हूण जो है मध्य एशिया से आने वाली एक बर्बर खानाबदोश जनजाति थी जो भारत में आकर इस स्कंदगुप्त को जीतने का प्रयास करते थे, लेकिन जीत नहीं पाते थे। लेकिन ये इस क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो इसके काबिज था, उस क्षेत्र में शासन करना शुरू कर देते हैं और शासन करना शुरू कर देते हैं इस पश्चिमी क्षेत्र में। तो हूणों का नेतृत्व करने वाला शक्तिशाली शासक कौन होते हैं जिनके बारे में चर्चा आती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आए हैं दोस्तों मध्य एशिया से। जैसे पहले शक कुषाण आए थे, इसी प्रकार ये भी मध्य एशिया से आए हैं और इन्होंने जो है अपना राज्य या इनका जो नेता है, वो नेता मैं बताता हूँ जो शक्तिशाली था,
एक तो है तोरमान और इसका पुत्र जो होता है वो है मिहिरकुल। तोरमान और मिहिरकुल के नेतृत्व में इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में राज्य स्थापित कर लिया। और राज्य स्थापित कर लिया मतलब राजस्थान के दक्षिणी, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में इनका राज्य रहा है। वहां पर इन्होंने जो है भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया। भारतीय संस्कृति में ये लिप्त हो गए। और इनके जो प्रमाण मिलता है कि इनके जो सिक्के मिलते हैं, उनके सिक्कों पर दोस्तों शिव का अंकन मिलता है। और ऐसे सिक्के कहाँ से मिले हैं? अपने बयाना, बेराट और ऐसे क्षेत्र के जो संस्कृति वाले क्षेत्र थे उनमें इनके ये सिक्के मिलते हैं। इनकी जो है महत्व या इनकी राज्य स्थापना को देखकर राजस्थान में जो है इनका प्रभुत्व जो है इधर क्षेत्र में बढ़ गया था। ये हमारा राजस्थान का दक्षिणी और गुजरात वाला क्षेत्र भी था। तब यहाँ पर हमारे क्षेत्र में चित्तौड़ या मेवाड़ का राज्य भी आता है। मेवाड़ का जो है जो तात्कालिक जो शासक था, जो ये जो हुणों के आक्रमण के समय पुराना जो शासक था, उस समय यह मेवाड़ शासक था जिसका नाम था मोटा आलू राजा। आलू राजा को इतिहास में जो बताया गया है उसका नाम है अल्हट। इस अल्हट या आलू राजा जो मोटा था, इसके शासन काल में जो हुणों की या इनकी जो राजकुमारी थी या इस क्षेत्र में इनका शासन था, हुणों की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था हरिया देवी। ये हुणों की राजकुमारी है। इन राजकुमारी का विवाह जो है किसके साथ हुआ? अल्हट के साथ या मेवाड़ में किया गया था। ये मेवाड़ के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है या हुणों के आक्रमण के संबंध में प्रश्न आता है तो बता सकते। अंतरराष्ट्रीय विवाह है, अंतरजातीय विवाह है और आलू राजा या अल्हट से इनका विवाह किया गया है। ये जो जानकारी है वो स्कंदगुप्त के समय आने वाले हुणों के संबंध में थी। जो आपसे प्रश्न पूछे तो आप बता सकते। अब हुणों का दमन करते करते जो स्कंदगुप्त जो है परेशान हो गए थे और स्कंदगुप्त जो है अपनी राजधानी जो है उसने कहां पर बना दी थी? अयोध्या में बना दी थी। अयोध्या में रहते हुए अपनी स्थिति में साम्राज्य को बताने का प्रयास कर रहा था। इधर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुण प्रभावशाली होते जा रहे थे। अब ऐसे स्कंदगुप्त की जो है मृत्यु जो होती है वो कब होती है दोस्तों? वो होते हैं 478 ईस्वी। इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उत्तराधिकारी वो काफी कमजोर होता है। उत्तराधिकारी कमजोर होने के कारण साम्राज्य और सीमित हो जाता है। और अब क्या होता है कि जब गुप्त शासक जो है वो अगर कमजोर होते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र से कौन उभर के आते हैं और उनकी शक्ति और उनका तालमेल क्या बैठता है उसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं गुप्त साम्राज्य के बारे में इसके उत्तराधिकारी की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बता देता हूँ। इसके बाद जो है गुप्त काल में जो बताया जाता है कि गुप्त काल में एक राजा हुआ है जिसके आगे का बताता है कि जिसके बारे में कि एक सती प्रथा का उल्लेख होता है। इस सती प्रथा का उल्लेख जो है गुप्त काल में होता है और वो सती प्रथा का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है वो भी आएगा दोस्तों, एरन अभिलेख। और इस एरन अभिलेख में प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। इस वंश में अंतिम शक्तिशाली, अगर अंतिम शक्तिशाली शासक आपसे पूछे तो वो है दोस्तों कुमारगुप्त तृतीय, जो अंतिम शक्तिशाली कहलाता है। और अंतिम शासक के बारे में आपसे पूछे गुप्त काल का अंतिम शासक, तो वो शासक आपको बताना है दोस्तों कौन सा होगा जो कि इस वंश के साथ अंतिम रूप से हो जाता है। उसका नाम है कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त को जो है अंतिम शासक बताए गए हैं। और इस अंतिम शासक हैं जो लगभग
छठी शताब्दी या 600 ईस्वी, या ये बताए जाते हैं कि 550 ईस्वी के आसपास इसने शासन स्थापित किया था। अब इस प्रकार जो हम बात कर रहे थे कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर थे, सीमित राज्य था, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। तब हमारी जो स्थिति थी गुप्तकालीन शासकों की वो कमजोर हो जाती है। एक और आता है प्रश्न ये, किसके आक्रमण से गुप्त साम्राज्य विनिष्ट हो गया? तो वो आक्रमण कौन सा कहलाओगे? हुणों का आक्रमण। हुणों के आक्रमण से हमारा क्या हो गया? ये गुप्त साम्राज्य लगभग समाप्त प्राय हो जाता है। 550 या छठी ईस्वी में ये समाप्त होता है। लेकिन भारतीय प्रशासनिक स्थिति में क्या फेरबदल आता है वो थोड़ा सा मैं आपको इसके बाद का वर्णन बता देता हूँ। जिसे हम बात करते हैं उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल में जब बात आती है वो लगभग 600 से लेकर 750 ईस्वी तक की मैं चर्चा करूंगा। भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति में क्या बदलाव होता है वो देखते हैं कि ये हमारा पश्चिमोत्तर भारत और इस क्षेत्र में जो गुप्त साम्राज्य था वो गुप्त साम्राज्य लगभग क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या स्थिति होती है पहले यहाँ का बता देता हूँ। यहाँ दिल्ली के पास में एक स्थान है जिसका नाम है थानेश्वर। थानेश्वर में जो इन अराजकता की स्थिति में जो एक पुष्यभूति भारतीय है, पुष्यभूति ने एक नया राजवंश स्थापित किया जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, और इस वंश का दूसरा नाम जो है वर्धन वंश भी कहलाता है। वर्धन वंश का विकास इस काल में हुआ, और वर्धन वंश में जैसे आप कह रहे हो कि इसमें हर्षवर्धन का ज्यादा उल्लेख होता है। हर्षवर्धन और थाने पुष्यभूति वंश का विकास इधर हो रहा है। लेकिन अब है कि इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या स्थिति बने, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जैसे मान लो शक थे, कुषाण थे, हुण आए, इसी प्रकार जो है दूसरे जो विदेशी लोग आए थे उन विदेशी लोगों का एकीकरण करके अब इन क्षेत्र में जो एक नई जाति विकसित हुई वो जाति कौन सी बनी दोस्तों? राजपूत। और राजपूत जाति विकसित हुई और उन्होंने ये अपना वर्चस्व भूल गए जो कर्नल जम्पस्टोन कहता है, और वो राजपूतों का शासन इधर काबिज होता है। उन राजपूतों में जो प्रथम शक्तिशाली हुए थे वो कौन हुए? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद परमार, उसके बाद जो होता है जो क्या नाम चालुक्य, और उसके बाद जो होता है चौहान। ये भारत राजस्थान के संबंध में आता है। गुर्जर प्रतिहार, परमार और चालुक्य, ये जो साम्राज्य है राजपूतों के स्थापित होने पहले जो विकसित होता है कौन है? गुर्जर प्रतिहार। तो 500 के आसपास या 550 ईस्वी के आसपास मंडोर को केंद्र बनाकर कौन विकसित हुए? राजपूत या गुर्जर प्रतिहार। कभी गुर्जर प्रतिहार शक्तिशाली होते तो कभी पुष्यभूति ये होते, लेकिन इस राजपूतों के समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन जो है ज्यादा शक्तिशाली हुआ। इससे पहले जो प्रथम शक्तिशाली इसका पिता हुआ प्रभाकर वर्धन, इनके बारे में राजपूतों और जो है वर्धन वंश के बारे में चर्चा जो है मैं अगली क्लास में करूंगा, क्योंकि ये क्लास जो है थोड़ा उत्तर गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे तो हम भारत के एक नए पड़ाव की ओर बढ़ेंगे और वो कहलाएगा कौन सा दोस्तों? राजपूत काल। और राजपूत काल से हमारे जो प्रश्न बनते हैं वो राजस्थान के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बनते हैं, और भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो प्रश्न बनेंगे वो आ जाता है दोस्तों अब विदेशी आक्रमण या विदेशी साम्राज्य जो हमारा कह सकते हैं कौन सा? दिल्ली का सल्तनत काल या मुगल काल। तो इससे बीच की जो कड़ी जोड़ने जाऊंगा वो मैं अगली क्लास में चर्चा करूंगा दोस्तों। आज की क्लास में अपन ने चर्चा करी गुप्त काल के प्रमुख शासक, उनमें पहला शासक जो मैंने आपको बताया था श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त की चर्चा इससे पहले वाली क्लास में हो चुकी थी। और आज की क्लास में जो मैंने बताया था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य के शासनकाल की घटनाएं जो बताए उसके विद्वान मैंने बताया। इस काल में जो प्रमुख परिवर्तन आए थे उसकी चर्चा करी। उसके बाद जो मैंने बताया उसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम, उसके ने जो है क्या परिवर्तन किया सिक्कों में, उसने अभिलेखों में क्या चीजें की थी वो बताई थी, और एक महत्वपूर्ण स्थापना जो नालंदा विश्वविद्यालय थी उसके बारे में बताया। स्कंदगुप्त के बारे में आता है उसके जीवन में संघर्षमय जीवन बीता,
और विदेशी आक्रमण होते रहे, और विदेशी आक्रमण करने वाले जो एक ही जाति थे वो थे हूण। हूणों के बारे में बताया कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया, और इस समय तात्कालिक रूप से स्कंदगुप्त ने जो अपनी राजधानी अयोध्या का बना। आर्थिक दशा भी कमजोर हो गई थी, वो भी बढ़ा। उत्तरवर्ती काल के जो है पढ़ा था कि एरण अभिलेख महत्वपूर्ण है, उसमें कुमारगुप्त की बात होती है, स्कंदगुप्त की बात होती है, और एक सती प्रथा की बात होती है। तो सती प्रथा का जो उल्लेख इस अभिलेख में आता है वो भानुगुप्त के समय की बात है। भानुगुप्त के समय जो है इनके दरबारी राज्यपालों ने जो है क्या नाम समारोह हो जाने के कारण या मर जाने के कारण, जो सेनापति मर जाने के कारण उसकी पत्नी ने जो है उसके साथ सती हुई थी, उसका अभिलेख में प्रमाण है, वो बताया गया है एरण अभिलेख। इसी समय मंदसौर के आसपास जो गुप्त काल में जो है कई व्यापारिक लोग आकर यहाँ निवास करने लगे थे। तो यहाँ पर मंदसौर के आसपास व्यापारिक मंडली ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी किया था, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और एक जो है गुप्त काल के समय जो बात आती है कि इनकी समृद्धि का और इनके जो बारे में जानकारी होती है, चित्रकला के बारे में अगर पूछे आपको तो चित्रकला कौन सी है? बाघ चित्रकला, जो बाघ नामक स्थान पर है, बाघ चित्रकला, जो बाघ गुफाएं जो है वो काफी प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो है आपको अजंता और एलोरा की जो गुफा है, वो अजंता और एलोरा की जो गुफा में गुफा नंबर 16 वो गुप्त काल में बनी हुई जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, उसके बारे में बताएगा। इस चित्रकला के अलावा यहाँ समय जो मंदिर निर्माण की शैलियां भी प्रचलित थी। मंदिर निर्माण की जो है इस समय गुप्त काल में 3 शैलियां बनी थी। उन तीनों शैलियों में आपको याद रखना है, क्योंकि कुषाण काल में केवल मूर्तिकला बनी थी और मंदिर निर्माण की कला जो गुप्त काल में बनी थी। तो मंदिर निर्माण की शैली में 3 शैलियां, एक तो नागर शैली जो उत्तरी भारत में सर्वाधिक मंदिर बने हैं, दूसरा दक्षिण भारत में जो है वो कौन से कहलाते हैं दोस्तों, वो द्रविड़ शैली कहलाते हैं जो दक्षिण भारत में आते हैं, और इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो आता है बेसर शैली जो मध्य भारत में बने होते हैं। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली में मंदिर बनते थे। सर्वप्रथम मूर्ति निर्माण की कला में भी परिवर्तन आया, तो अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का निर्माण भी इसी कला में हुआ था। तो इसी प्रकार हम देखते हैं मूर्ति कला, स्थापत्य कला, निर्माण कला कई क्षेत्रों में जो यह गुप्त काल काफी प्रचलित रहा है। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, और बार बार देखें, इनमें से आपके प्रश्न पूर्णता आने की संभावना है। इसको समझने के बाद जो है आप परफेक्टली कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा में दे सकते हैं। और तब तक पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।